दोस्तों नमस्कार। ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आज की वीडियो में हम सॉल्व करेंगे उत्तर प्रदेश परीक्षा नियामक प्राधिकारी प्रयागराज द्वारा आयोजित उत्तर प्रदेश एडेड जूनियर हाई स्कूल प्रधानाध्यापक एवं सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा के लिए सभी अभ्यर्थियों के लिए अनिवार्य प्रश्न पत्र जीके अथवा जीएस के 50 प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट, जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आइए सॉल्व करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। जूनियर हाई स्कूल सहायक अध्यापक एवं प्रधानाध्यापक भर्ती परीक्षा के लिए जीएस का प्रैक्टिस सेट संख्या 17। दोस्तों आज के प्रैक्टिस सेट का जो पहला प्रश्न है, देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन जानवर बिना पानी पिए सबसे लंबी अवधि तक रह सकता है। ये आपके लिए प्रश्न है। तो सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन डी। देखिए कंगारू चूहा। देखिए दोस्तों कंगारू चूहा जो है, कंगारू रैट बिना पानी पिए सबसे लंबी अवधि तक जीवित रह सकता है और उसमें ये अनुकूलता उसके उत्सर्जन तंत्र यानी वृक्क की विशेष संरचना के कारण होती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, डाची गाम राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो सही उत्तर है डाची गाम राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों हांगुल या कश्मीरी हिरन से संबंधित है। ऐसे तो दोस्तों कस्तूरी मृग, गोल्डन ओरियोल और येलो थ्रोटेड मार्टिन तीनों ही डाची ग्राम राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं, लेकिन डाची ग्राम राष्ट्रीय उद्यान मुख्य रूप से हंगुल या कश्मीरी स्टैग के लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों हंगुल लाल हिरण की एक उप प्रजाति है जो केवल कश्मीर में पाई जाती है और डाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1981 में हुई थी। ये उद्यान जम्मू कश्मीर में स्थित है। अगला प्रश्न है, विश्व जैव विविधता दिवस या वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी डे कब मनाया जाता है, आपको बताना है। तो सही उत्तर है जैव विविधता दिवस दोस्तों प्रतिवर्ष 22 मई को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें ओजोन की सर्वाधिक सांद्रता होती है, आपको बताना है। तो सही उत्तर है वायुमंडल की सबसे निचली परत जो होती है क्षोभ मंडल या ट्रोपोस्फियर इसको कहा जाता है। इसके ऊपर स्ट्रेटोस्फियर समताप मंडल होता है, मेसोस्फियर होता है और एक्सोस्फियर बहिर्मंडल आता है। लेकिन दोस्तों ओजोन परत की सर्वाधिक सांद्रता ये समताप मंडल या स्ट्रेटोस्फियर में पाई जाती है। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, ओजोन की सर्वाधिक सांद्रता स्ट्रेटोस्फियर या समताप मंडल में पाई जाती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, ग्रीन पीस इंटरनेशनल इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों ग्रीन पीस इंटरनेशनल क्या है ये जान लेते हैं। ग्रीन पीस इंटरनेशनल पर्यावरण के क्षेत्र में कार्य करने वाली एक एनजीओ यानी नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, गैर सरकारी संस्था है। इसका मुख्यालय एम्स्टर्डम नीदरलैंड में स्थित है। अगला प्रश्न है, शिक्षा मंत्रालय को मानव संसाधन मंत्रालय कब नाम दिया गया था, आपको बताना है। तो दोस्तों 1985 में। देखिए 1985 में प्रधानमंत्री राजीव गांधी के समय शिक्षा मंत्रालय का नाम बदलकर मानव संसाधन विकास मंत्रालय कर दिया गया था और नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो 2020 में लागू हुई है, इसमें पुनः मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। अगला प्रश्न दोस्तों, सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। देखिए बाल्को, बाल्को जो है दोस्तों ये कोरबा छत्तीसगढ़ में स्थित है। हिंडाल्को, हिंडाल्को रेणुकूट उत्तर प्रदेश में है, ये एल्यूमिनियम कंपनी है। और इंडियन एल्यूमिनियम कंपनी ये आपका हीराकुंड उड़ीसा में स्थित है। और नाल्को जो नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी है दोस्तों, ये कोरापुट उड़ीसा में स्थित है। तो इस तरह से आपका सही सुमेलन हो जाएगा। देखिए बाल्को आपका कोरबा छत्तीसगढ़ में, हिंडाल्को रेणुकूट उत्तर प्रदेश में, इंडियन एल्यूमिनियम कंपनी यानी इंडल जो है हीराकुंड उड़ीसा में और नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी नाल्को जो है ये कोरापुट उड़ीसा में स्थित है। तो इस आधार पर सही उत्तर क्या हो जाएगा, सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी 2, 4, 1 और 3। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन भारत में स्थापित प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है, आपको बताना है। चंदौली राष्ट्रीय उद्यान, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, इसके अलावा गिर वन राष्ट्रीय उद्यान या दुधवा नेशनल पार्क। तो सही उत्तर है दोस्तों जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। भारत के प्रथम राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1936 में, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की स्थापना कब हुई थी, 1936 में हैली राष्ट्रीय उद्यान के रूप में हुई थी और अब ये उद्यान जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान के नाम से लोकप्रिय है।
अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय पर्यटन के स्वर्ण त्रिभुज या गोल्डन ट्रायंगल में कौन से शहर शामिल हैं आपके? तो सही उत्तर है दिल्ली, आगरा, जयपुर। तो दिल्ली, आगरा और जयपुर दोस्तों, ये जो है मानचित्र पर हमारे जो दिल्ली, आगरा और जयपुर द्वारा त्रिभुज का आकार निर्मित करने के कारण ये नाम दिया गया है और ये भारतीय पर्यटन के संदर्भ में है। अगला प्रश्न है, भारत के पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों, भारत का पश्चिमी तटीय मैदान संकीर्ण है, इसके उत्तरी भाग को कोंकण तट कहा जाता है। तो यही आपसे पूछा भी गया है कि भारत के पश्चिमी तटीय मैदान को उत्तरी भाग को कौन सा तट कहा जाता है? तो देखिए, भारत का जो उत्तरी भाग है पश्चिमी तट का, उसको कोंकण और दक्षिणी भाग को मालाबार तट कहते हैं। तो नॉर्थ एरिया को देखिए, नॉर्थ को कोंकण और दक्षिणी को मालाबार कहते हैं। पूर्वी तटीय मैदान में उत्तरी सरकार तट और कोरोमंडल तट शामिल हैं। उत्तरी सरकार तट का विस्तार गोदावरी डेल्टा से उत्तरी तटीय भाग तक, जबकि कोरोमंडल कन्याकुमारी से कृष्णा डेल्टा तक विस्तारित है। अगला प्रश्न है, पौधे जिस रूप में नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं वो रूप कौन सा है? तो दोस्तों, नाइट्रेट के रूप में पौधे जो है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के संयोग से नाइट्रेट बनता है और इसी रूप में पौधे नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं। वानस्पतिक वृद्धि के लिए पौधों को नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है और इसकी पूर्ति वायु अथवा जल में घुलनशील नाइट्रेट से होती है। अगला प्रश्न है, बायोगैस संयंत्र से निष्कासित निम्नलिखित में से कौन सी गैस ईंधन के रूप में प्रयोग की जाती है? तो सही उत्तर है दोस्तों, बायोगैस संयंत्र से जो है बायोगैस का उत्पादन होता है, जिसका मुख्य घटक जो है मीथेन या इसका फार्मूला है CH4 होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित तापमापियों में किसे पायरोमीटर कहा जाता है? तो दोस्तों, पायरोमीटर को विकिरण तापमापी या पूर्ण विकिरण उत्तापमापी कहा जाता है और इससे ऊष्मीय विकिरण मापन द्वारा तापमान का मापन किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, डायनमो एक युक्ति है जो परिवर्तित करती है किसको? तो दोस्तों, डायनमो जो होता है ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है और इसमें विद्युत चुंबकीय प्रेरण के द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का कार्य किया जाता है। अगला प्रश्न है, वायु की गति किसके द्वारा नापी जाती है, आपको बताना है। तो ये यंत्र है एनीमोमीटर। दोस्तों, एनीमोमीटर द्वारा वायु के वेग की माप की जाती है और वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। हाइड्रोमीटर द्रव या जल के घनत्व की माप की जाती है। अगला प्रश्न है, मानव की सामान्य आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? तो दोस्तों, नेत्र के सामने की वो निकटतम दूरी जहां पर रखी वस्तु नेत्र को स्पष्ट दिखाई देती है उसे नेत्र की स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कहते हैं। सामान्य आंख के लिए ये 25 सेंटीमीटर होती है। तो सही उत्तर ऑप्शन डी, मानव की सामान्य स्वस्थ आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। अगला प्रश्न है, बिग बैंग सिद्धांत। देखिए दोस्तों, महाविस्फोटक या बिग बैंग सिद्धांत किसके उद्भव की व्याख्या करता है, आपको बताना है। तो उत्तर है दोस्तों, महाविस्फोटक सिद्धांत जो है ये बिग बैंग सिद्धांत ब्रह्मांड की उत्पत्ति, आकाशगंगा और सौर मंडल की उत्पत्ति से संबंधित है और इस सिद्धांत यानी बिग बैंग थियरी का प्रतिपादन जॉर्ज लेमेंटेयर ने किया था। बाद में रॉबर्ट वेगनर ने 1967 में इस सिद्धांत की व्याख्या प्रस्तुत की थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा द्वारा भी पारित मान लिया जाएगा यदि राज्यसभा द्वारा उस पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती है कितने दिनों तक? तो सही उत्तर है दोस्तों, देखिए, लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक को राज्यसभा द्वारा पारित मान लिया जाएगा यदि उस पर कितने दिनों तक कार्रवाई नहीं की जाती है राज्यसभा द्वारा? तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, 14 दिनों तक। देखिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। संविधान के अनुच्छेद 109(1) के अनुसार धन विधेयक राज्यसभा में पुनर्स्थापित नहीं किया जा सकता और धन विधेयक लोकसभा द्वारा पारित किए जाने के बाद राज्यसभा को उसकी सिफारिशों के लिए भेजा जाता है, जिसे राज्यसभा अधिकतम 14 दिनों तक रोक सकती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, सरकारिया आयोग किसके संबंधों की समीक्षा के लिए स्थापित किया गया था? तो सही उत्तर है केंद्र और राज्यों के मध्य। देखिए, केंद्र और राज्यों के मध्य संबंधों पर विचार करने के लिए, उनको सुदृढ़ करने के सुझाव देने के लिए न्यायमूर्ति RS सरकारिया की अध्यक्षता में 1983 में
देखिए 1983 में आरएस सरकारिया कमीशन का गठन किया गया था और 1988 में इस समिति ने अपनी रिपोर्ट दी थी। तो सही उत्तर है सरकारिया आयोग केंद्र तथा राज्यों के मध्य संबंधों के विश्लेषण या दोस्तों उस पर चर्चा करने के लिए बनाया गया था। अगला प्रश्न है राज्य वित्त आयोग किस प्रकार की संस्था है? तो आप जानते हैं कि राज्य वित्त आयोग दोस्तों संवैधानिक संस्था है। राज्य वित्त आयोग एक संवैधानिक संस्था है और संविधान के अनुच्छेद 243 झ में राज्य वित्त आयोग या स्टेट फाइनेंस कमीशन के गठन की व्यवस्था है और इस व्यवस्था के अनुसार राज्य वित्त आयोगों का गठन प्रत्येक 5 वर्ष पर किया जाता है और राज्य वित्त आयोग एक संवैधानिक संस्था है। अगला प्रश्न आसान सा है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है? तो सही उत्तर है अनुच्छेद 324। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है दोस्तों। अनुच्छेद 324 जो है निर्वाचन आयोग के गठन का प्रावधान करता है। अगला प्रश्न है दोस्तों संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान किया गया है? तो देखिए संविधान के भाग 9 में दोस्तों, संविधान के भाग 9 में पंचायतों से संबंधित उपबंध हैं और इसे संविधान के 73वें संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा स्थापित किया गया है। अगला प्रश्न है पंचायती राज व्यवस्था अपनाई गई थी किस लिए? तो सही उत्तर है लोकतंत्र की शक्तियों के विकेंद्रीकरण के लिए। दोस्तों पंचायती राज को लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण या तृणमूल लोकतंत्र भी कहा जाता है और पंचायती राज का जो प्रारंभ था ये 2 अक्टूबर 1959 को नागौर राजस्थान में हुआ था और इसका प्रमुख उद्देश्य विकास में जन भागीदारी और लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को सुनिश्चित करना था। अगला प्रश्न है भारत में पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पी या पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पकार या आविष्कारक किसे कहा जाता है? तो ये हैं दोस्तों B.R. मेहता यानी बलवंत राय मेहता। भारत में पंचायती राज व्यवस्था के वास्तुकार या शिल्पी माने जाते हैं। 1957 में भारत सरकार ने सामुदायिक विकास कार्यक्रम जो 1952 और राष्ट्रीय विस्तार सेवा 1953 के द्वारा किए गए कार्यों की जांच और उनके बेहतर ढंग से कार्य करने के उपाय सुझाने के लिए बलवंत राय मेहता की अध्यक्षता में एक समिति गठित की थी दोस्तों और इस समिति ने नवंबर 1957 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। रिपोर्ट में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण या डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन की सिफारिश की गई थी जो आगे पंचायती राज के रूप में अपनाया गया। अगला प्रश्न है नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के मसौदे के लिए गठित समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों 34 वर्ष पुरानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की जगह नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 इसके अध्यक्ष डॉक्टर के कस्तूरी रंगन थे। अगला प्रश्न है दोस्तों भारत में कौन सी सबसे बड़ी मशीनीकृत खान है आपको बताना है। तो उत्तर है छत्तीसगढ़। राज्य में टिन अयस्क के महत्वपूर्ण भंडारों में से छत्तीसगढ़ भारत का एकमात्र टिन उत्पादक राज्य है। दोस्तों छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में बेला डीला खान, देखिए बेला डीला खान जो है ये उत्तम कोट के हेमेटाइट और मैग्नेटाइट लौह अयस्क का उत्पादन होता है और दोस्तों बेला डीला खान भारत में सबसे बड़ी मशीनीकृत खान है। यहाँ से उत्पादित लौह अयस्क को विशाखापट्टनम बंदरगाह से जापान के लिए निर्यात किया जाता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस राज्य में टिन अयस्क का भंडार है आपको बताना है। तो सही उत्तर है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में दोस्तों बस्तर जिला है, यहाँ बेलाडीला खान से उत्तम कोट के दोस्तों टिन अयस्क का भंडार है और छत्तीसगढ़ भारत का एकमात्र टिन उत्पादक राज्य है। टिन अयस्क कैस्टेराइट के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं भारतीय स्वतंत्रता या भारतीय स्वाधीनता विधेयक को दोस्तों राजकीय स्वीकृति कब मिली थी आपको बताना है। तो भारतीय स्वाधीनता को राजकीय स्वीकृति 18 जुलाई 1947 को मिली थी। देखिए भारतीय स्वतंत्रता विधेयक जो था वो 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली द्वारा हाउस ऑफ कॉमन्स में पेश किया गया था। 15 जुलाई 1947 को हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा और इसके अगले दिन हाउस ऑफ लॉर्ड्स के द्वारा इस विधेयक को पारित कर दिया गया और इसके बाद इस विधेयक को राजकीय स्वीकृति 18 जुलाई 1947 को मिली थी। तो सही उत्तर है भारतीय स्वाधीनता विधेयक को राजकीय स्वीकृति 18 जुलाई 1947 को मिली थी। अगला प्रश्न बहुत ही आसान सा है, आपको बताना है कि रेडक्लिफ लाइन
जो है ये किन देशों के बीच की सीमा रेखा निर्धारित करती है? तो भारत और पाकिस्तान। दोस्तों, रेड क्लिफ लाइन भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारण करती है। उत्तरी और दक्षिणी कोरिया के बीच की कौन सी सीमा रेखा है? 38वीं समानांतर रेखा। संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के बीच 49वीं समानांतर रेखा। और इसी प्रकार भारत और चीन के बीच कौन सी रेखा है? मैकमोहन रेखा। अगला प्रश्न है दोस्तों, ट्राइसेम एक कार्यक्रम है। ट्राइसेम एक कार्यक्रम है किस लिए? तो सबसे पहले ट्राइसेम का फुल फॉर्म जानते हैं, ट्रेनिंग इंडियन यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। ये योजना एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के समर्थन घटक के रूप में 1979 में प्रारंभ की गई। तो सही उत्तर है ग्रामीण विकास से संबंधित जो है ट्राइसेम एक कार्यक्रम है। अगला प्रश्न है, निर्धनता का दुष्चक्र या जो है निर्धनता का या गरीबी का दुष्चक्र। आपको बताना है कि निर्धनता का दुष्चक्र ये अवधारणा किससे संबंधित है? तो सही उत्तर है दोस्तों, देखिए रेगनर नक्स, इन वैज्ञानिक का नाम है रेगनर नक्स। अर्थशास्त्री रेगनर नक्सी ने 1953 में अपनी पुस्तक प्रॉब्लम्स ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन इन अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में निर्धनता का दुष्चक्र या विशियस साइकिल ऑफ पॉवर्टी की अवधारणा का विवेचन करते हुए ये कहा कि गरीब देश निर्धनता के दुष्चक्र के कारण गरीब बने रहते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, सूची 1 का सूची 2 से सुमेल कराना है और दिए गए कोड के आधार पर सही उत्तर का चयन करना है। सर्व शिक्षा अभियान कब चलाया गया? वर्ष 2001 में। साक्षर भारत अभियान 2009 में। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना 1987 में चलाई गई थी और राष्ट्रीय साक्षरता मिशन 1988 में। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? सही उत्तर आपका हो जाएगा, देखिए ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, 2011 में निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में उच्चतम लिंगानुपात है? ऑप्शन है तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और कर्नाटक। तो आपको बताना है किस राज्य में उच्चतम लिंगानुपात है। तो सही उत्तर है इन विकल्पों में से तमिलनाडु राज्य में दोस्तों उच्चतम लिंगानुपात है, क्योंकि देखिए तमिलनाडु में 996 लिंगानुपात, आंध्र प्रदेश में 993, उड़ीसा में 979 और कर्नाटक में 973 है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, नेशनल वाटरवे। देखिए, नेशनल रोडवेज या नेशनल वाटरवे संख्या 1 किसे जोड़ता है? तो दोस्तों राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 इलाहाबाद से हल्दिया को जोड़ता है और ये गंगा नदी में बनाया गया है। तो गंगा नदी में जो है या गंगा नदी में इलाहाबाद से हल्दिया को राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अलवार संत नहीं था? आपको बताना है। तो दोस्तों देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अलवार संतों में पहले ऑप्शन देख लिए, पोयगई, तिरुज्ञान, पूडम और तिरुमंगई। तो सही उत्तर है कि पोयगई, पूडम और तिरुमंगई अलवार संत थे, जबकि तिरुज्ञान जो हैं ये अलवार संत नहीं थे। तो ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति कौन था? आनंद, सारिपुत्र, मोगल्लान या सुभद्र? तो सही उत्तर है सुभद्र। दोस्तों देखिए, अपने जीवन के अंतिम वर्ष में गौतम बुद्ध ने अपने शिष्य चुंद के यहाँ पहुँचे और यहाँ सूकर माधव भोज्य सामग्री खाने से अतिसार रोग से पीड़ित हो गए। फिर ये पावा से कुशीनगर चले गए और यहीं सुभद्र को उन्होंने अपना उपदेश दिया था, जो अंतिम उपदेश था। ये कुशीनगर जो है इन्होंने सुभद्र को अपना अंतिम उपदेश दिया था। करंट अफेयर्स में है, दिसंबर 2020 में राज्य सरकार की निर्देशिका तक डिजिटल पहुंच सुनिश्चित करने के लिए मोबाइल ऐप डीजी नेस्ट का आरंभ किस राज्य सरकार द्वारा किया गया है? तो दोस्तों ये पंजाब सरकार द्वारा डीजी नेस्ट जो है इसका प्रारंभ किया गया है और इसका जो है राज्य जनसंपर्क विभाग के कामकाज में अधिक स्वचालन और प्रभावकारिता लाने के उद्देश्य से इस ऐप का विकास किया गया है। अगला प्रश्न है, म्यांमार ने कौन सी भारतीय पनडुब्बी को अपनी नौसेना में शामिल किया है? तो सही उत्तर है दोस्तों, म्यांमार ने 26 दिसंबर 2020 को आधिकारिक तौर पर भारत द्वारा सौंपी गई आईएनएस सिंधुवीर। देखिए आईएनएस सिंधुवीर जो पनडुब्बी है इसको म्यांमार ने
अपने बेड़े में शामिल किया है। आईएनएस सिंधुवीर सबमरीन को म्यांमार ने यूएस मिनी थिंक्यू नाम से अपनी नौसेना में शामिल किया और ये म्यांमार को भारत के सागर यानी सुरक्षा और क्षेत्र के सभी क्षेत्रों के विकास के दृष्टिकोण के तहत दिया गया है। अगला प्रश्न है, इंडियन कोस्ट गार्ड यानी आईसीजी ने मैरीटाइम सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन के सहयोग के लिए 7 एशियाई देशों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। इनमें से कौन सा देश इस समझौते का सदस्य नहीं है? दोस्तों, इंडियन कोस्ट गार्ड ने मैरीटाइम सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन में सहयोग के लिए जापान, फिलीपींस, देखिए जापान, फिलीपींस, थाईलैंड, म्यांमार, श्रीलंका, इंडोनेशिया और कौन से देश हैं, और वियतनाम के साथ समझौता किया है। तो देखिए जापान, फिलीपींस, थाईलैंड, श्रीलंका, म्यांमार, इंडोनेशिया और वियतनाम। दोस्तों, इसमें लाओस जो है वो शामिल नहीं है। अगला प्रश्न है, 19 जनवरी 2021 को प्रसिद्ध कैंसर विशेषज्ञ डॉक्टर वी शांता का निधन हो गया। इनसे संबंधित कुछ कथनों पर विचार कीजिए। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसमें देखिए जो कथन है कि उन्हें 2005 में रेमन मैगसेसे अवार्ड से सम्मानित किया गया था, सही है। उन्हें 2016 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था और ये चेन्नई स्थित अड्यार कैंसर संस्थान की अध्यक्ष थीं। तो ये तीनों ही कथन दोस्तों आपके सही हैं। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल में देश के पहले सड़क सुरक्षा माह का उद्घाटन कब किया गया? तो दोस्तों, सड़क सुरक्षा माह का उद्घाटन 18 जनवरी 2021 को किया गया और इसका उद्देश्य देश के लोगों को सड़क सुरक्षा के बारे में जागरूक करना, सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाना था। दोस्तों, विगत कुछ वर्षों से लगातार सड़क सुरक्षा सप्ताह का आयोजन किया जा रहा था, लेकिन मामले की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए इस वर्ष जागरूकता अभियान का आयोजन माह भर करने की बात कही गई है। अगला प्रश्न है, 15 जनवरी 2021 को किसने देश की पहली स्वदेश विकसित ड्राइवरलेस मेट्रो कार का अनावरण किया है? तो सही उत्तर 15 जनवरी 2021 को केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने देश की पहली स्वदेश विकसित ड्राइवरलेस मेट्रो कार का अनावरण किया है और स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित इस कार का निर्माण BEML लिमिटेड बेंगलुरु द्वारा किया जा रहा है। इसका निर्माण मुंबई महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण के लिए किया जा रहा है। तो इसका उद्घाटन भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा किया गया। अगला प्रश्न है दोस्तों, दिए गए विकल्पों में से सही संख्या चुननी है आपको। 7 और 49, उसी प्रकार 11 का क्या होगा? तो 7 का वर्ग जो स्क्वायर होता है 49 हो जाएगा। 11 का स्क्वायर दोस्तों देखिए 11 का स्क्वायर 121 हो जाएगा और ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक विशिष्ट कोड भाषा में मनी को ZDONM लिखा जाता है और इस कोड भाषा में रेटेड RATED को किस तरह से लिखा जाएगा? देखिए M को दोस्तों यम को N हो जा रहा है, यम को आपका N हो जा रहा है और उसके बाद O का O देखिए O का N हो जा रहा है और N का O हो जा रहा है। फिर E का Z और E का देखिए E का हो जा रहा है आपका D और Y का Z। तो देखिए कुछ संख्याएं एक बढ़ रही है एक घट रही है। M का N हो जा रहा है और O का N हो जा रहा है। तो आप रेटेड को किस तरह से लिखेंगे? R का सबसे पहले क्या हो जाएगा? एक बढ़ेगा लास्ट में, तो यहाँ पर यस हो जाएगा R का। उसके बाद A का क्या होगा? A का Z हो जाएगा दोस्तों, एक पीछे जाएगा तो T का U हो जाएगा, यहाँ से ऐसे करेंगे और उसके बाद E का जो है D हो जाएगा आपका और D का E हो जाएगा। D में एक बढ़ रहा है तो देखिए ईडूजेस ये जो है इसका ऑप्शन C सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में से विषम अक्षर युग्म को आपको चुनना है। तो देखिए CY जो है C 3 है। देखिए दोस्तों, विकल्प A से विकल्प B से यहाँ पर जब आप लगाएंगे CY NJ और RN ये -4 है, SN जो है ये -5 है, SN जो है ये अन्य विकल्पों से भिन्न है दोस्तों। CY NJ और RN
ये CY-4 है विकल्प सी से, और NJ जो है ये दोस्तों -4 है, ये विकल्प डी से। तो विकल्प ए से विकल्प बी से जब आप CY करेंगे, NJ करेंगे, RN करेंगे तो इसमें 4-4 का अंतर है, लेकिन दोस्तों SN जो है SN में 5 का अंतर है, इसलिए जो है ये विकल्प अलग हो जाएगा सबसे। अगला प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द युग्म को चुनिए। पॉपुलर का कोड QPQVMBS है, तो फेमस का कोड कौन सा हो जाएगा आपको बताना है। तो पॉपुलर में देखिए PQ, P में 1 जोड़ेंगे तो Q हो जाएगा, O में 1 जोड़ेंगे तो Q हो जाएगा, फिर P में 1 जोड़ेंगे तो Q हो जाए। तो इसमें दोस्तों हर संख्या मतलब हर अक्षर में 1 बढ़ रहा है, तो फेमस का कोड क्या हो जाएगा? फेमस का कोड हो जाएगा F का G, A का B और M का N, O का P, U का V और S का T। तो सही उत्तर आपका कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा GBNPVT। GBNPVT ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, हंस का जन्मदिन सोमवार 5 जून को है। यदि तुषार का जन्म 11 दिसंबर को हुआ है तो उसी वर्ष तुषार का जन्मदिन सप्ताह में किस दिन होगा? तो 5 जून से 11 दिसंबर तक अगर जो आप दिनों की संख्या लीजिए तो दोस्तों 5 जून से दिनों की संख्या 11 दिसंबर तक 189 हो जाएगा। 189 में आप 7 का भाग दे देंगे तो ये 27 सप्ताह हो जाएगा। जब 27 सप्ताह हो जाएगा तो तुषार की जन्मतिथि सोमवार यानी सोमवार का दिन, तो सही उत्तर हो जाएगा सोमवार। अगला प्रश्न है दोस्तों, यदि आगामी परसों रविवार है तो आगामी कल के दिन गत परसों कौन सा वार होगा? देखिए आगामी परसों रविवार है, इसलिए कल शनिवार होगा। आगामी कल के गत परसों जो है ये बृहस्पतिवार हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए कथन और निष्कर्ष पर आधारित है। मेरी कक्षा में सभी विद्यार्थी बुद्धिमान हैं, सुनील बुद्धिमान नहीं है। तो निष्कर्ष क्या निकलता है? पहला निष्कर्ष, सुनील मेरी कक्षा का विद्यार्थी नहीं है, और दूसरा, सुनील को कठोर परिश्रम करना चाहिए। तो इसमें क्या निष्कर्ष निकलता है दोस्तों? इसमें ये निष्कर्ष निकलता है कि मेरी कक्षा के सभी विद्यार्थी बुद्धिमान हैं, तो सुनील बुद्धिमान नहीं है, इसलिए सुनील मेरी कक्षा का विद्यार्थी नहीं है। केवल निष्कर्ष एक निकलता है। सुनील को कठोर परिश्रम करना चाहिए से इस कथन का कोई संबंध नहीं है, इसलिए केवल निष्कर्ष एक आपका सही है। अगला प्रश्न है, लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों इस प्रैक्टिस सेट का। फरवरी 2021 में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी ISA, जिसको इंटरनेशनल सोलर अलायंस भी कहा जाता है, इसने किसे अपना नया महानिदेशक नियुक्त किया है? तो सही उत्तर है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के नए महानिदेशक दोस्तों डॉक्टर अजय माथुर को नियुक्त किया गया है। दोस्तों ISA के सदस्यों की पहली विशेष सभा में निर्वाचित किया गया, और वर्तमान में वो दिल्ली के टेरी द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट के महानिदेशक के रूप में कार्यरत हैं। और आपके लिए एक प्रश्न है, ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस का मुख्यालय कहाँ है? ये कहाँ पर स्थित है और इसके सदस्य देशों की संख्या कितनी है? तो ये था आज का प्रैक्टिस सेट दोस्तों। ये प्रैक्टिस सेट उत्तर प्रदेश एडेड जूनियर हाई स्कूल सहायक अध्यापक और प्रधानाध्यापक भर्ती परीक्षा के सामान्य अध्ययन यानी सामान्य ज्ञान जो सभी अभ्यर्थियों के लिए अनिवार्य है उसके लिए था। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। प्रश्न बहुत ही आसान थे। आप एक बार ऐसे मोटे मोटे सरसरी निगाह से देखते जाएंगे तो ये सारे प्रश्न आपको तैयार हो जाएंगे। दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।